साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की। मतलब स्माइल का पूरा नाम क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। तो देखिए, स्माइल क्या है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों का कल्याण एवं पुनर्वास करने के लिए की गई। तो ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय की ये योजना है और किसके लिए है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक लागू रहेगी। स्माइल योजना की दो उप योजनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और दूसरी जो है आपकी वो है भिक्षुओं का व्यापक पुनर्वास। तो सबसे पहले हम लोग पहले की बात कर लेते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इस उप योजना के कई सारे घटक हैं, जैसे इसमें 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर अर्थात पीजी तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरा, प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह वंचित वर्ग के कौशल विकास हेतु एक योजना है, प्रधानमंत्री दक्ष योजना। तीसरा, इसमें गरिमा गृह का प्रावधान किया गया है। यह जो गरिमा गृह क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिक्षुकों के लिए आवास, भोजन, कपड़े, मनोरंजन की सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर आदि प्रदान किए जाएंगे। अगला क्या है इसमें? अपराधों के मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ संयोजन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से चयनित अस्पतालों में जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी में सहायता की जाएगी। अगला पॉइंट है ई सेवाओं, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन। तो ई सेवाओं का प्रावधान भी किया गया है। अब दूसरी जो इसकी उपयोजना है, भिक्षुकों का व्यापक पुनर्वास, इसकी बात करें तो इस उपयोजना में सर्वेक्षण व पहचान, जुटाव अर्थात मोबिलाइजेशन, एक जगह एकत्र करना, बचाव, आश्रय गृह और व्यापक पुनर्वास पर बल दिया जाएगा। स्माइल योजना के अन्य प्रावधानों की बात करें तो उसमें है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे वे स्वरोजगार में संलग्न होकर अपनी आजीविका को जारी रख सकेंगे और गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद आदि में व्यापक पुनर्वास पर प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई, मतलब पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने डेटा संग्रहण के लिए नया CSR अर्थात निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शासनादेश जारी किया है। भारत के कॉर्पोरेट समूह के लिए अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात CSR संबंधी गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। यह फैक्ट याद रखिएगा। यह रिपोर्ट एक फॉर्म CSR 2 के तहत प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में महामारी के कारण CSR व्यय में 64% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। इससे खर्च की गई जो CSR निधियों और संपन्न की गई गतिविधियों पर एक व्यापक विश्लेषण प्राप्त होने की उम्मीद है, जो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी। देखिए, इससे क्या होगा? इससे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को डेटा संग्रहण और विश्लेषण करने में मदद मिलेगी ताकि बेहतर नीतियों को लागू किया जा सके। अब हम ये बात करें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में, तो CSR जो है व्यवसायों द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने व्यवसायिक कार्यों में एकीकृत इंटीग्रेट करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को पिछले लगातार 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% हिस्सा, तो ध्यान रखिएगा, पिछले लगातार 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% हिस्सा CSR गतिविधियों पर व्यय करना होता है। इसमें कंपनियों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई जिनको इसके तहत ये पैसा देना होता है या यह व्यय करना होता है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या अधिक का निवल मूल्य हो उस कंपनी का, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार अर्थात टर्नओवर हो, या तीसरी कंडीशन, या यहाँ पे तीनों है, या मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है, या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ हो उस कंपनी का, तो उन्हें CSR के तहत अपना 2% हिस्सा देना होगा। सरकार जो है MCA 21 अर्थात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 21 पोर्टल पर दी गई सूचनाओं के माध्यम से CSR अनुपालन की निगरानी करती है। CSR प्रावधानों का गैर अनुपालन जो है
सिविल कानून के उल्लंघन के रूप में अधिसूचित किया गया है यदि उसका पालन नहीं किया गया है तो। CSR व्यय के लिए कोई विशेष कर छूट नहीं दी गई, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, PM केयर्स आदि निधियों में योगदान को CSR व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 75% विचाराधीन कैदी हैं, जो एक दशक में सर्वाधिक है ये संख्या। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी जारी की गई, इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा पर आधारित है। यह जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोषियों की संख्या में कमी के बावजूद वर्ष 2020 में विचाराधीन कैदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप विचाराधीन कैदियों की संख्या जेल में बंद कुल कैदियों के 3/4 से अधिक हो गई। मतलब जितने कैदी बंद है उसमें 3/4 से अधिक जो है वो विचाराधीन कैदी हैं। दूसरा, कोविड-19 महामारी के कारण कैदियों की न्यायपालिका तक पहुंच कठिन रही थी। हालांकि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में जमानत पर रिहा किए जाने के कारण विचाराधीन कैदियों की संख्या में 2.6 लाख की कमी आई है। एक विचाराधीन कैदी किसे कहते हैं? तो एक विचाराधीन कैदी उसे कहते हैं जिसे अभी दोष सिद्ध नहीं किया गया है और उस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़, चिकित्सा में देरी, अस्वच्छ स्थितियां और कुपोषण जैसी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण है? तो उन कारणों की भी यदि बात करें तो इसमें पहला है आबादी की तुलना में न्यायाधीशों का कम अनुपात, दूसरा जांच प्रक्रिया में देरी, तीसरा सरकारी वकीलों की कमी, चौथा अधिकांश विचाराधीन कैदी गरीब, अनपढ़ और वंचित समुदायों से संबंधित है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसके लिए सुधार के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं। क्या? पहला, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई है। दूसरा, जेल प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए ई-जेल परियोजना आरंभ की गई है। तीसरा, मॉडल जेल मैनुअल 2016 जेल में कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चौथा, जमानत के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अर्थात फास्टर योजना शुरू की है। पांचवा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आगे चलते हैं, पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधारों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई है। तो इस रिपोर्ट में जो प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं या रेखांकित किए हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 पुलिस आधुनिकीकरण के लिए लागू किया गया था। इसके अधिनियमन के मतलब लागू करने के 15 वर्ष के बाद भी केवल 17 राज्यों ने या तो इस पर कानून बनाए हैं या अपने मौजूदा कानूनों में इसके अनुसार संशोधन किए हैं। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद पंजाब, राजस्थान, गोवा और असम आदि जैसे कई राज्यों में एक भी साइबर अपराध प्रकोष्ठ नहीं है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब जैसे संवेदनशील राज्यों के कई पुलिस थानों में टेलीफोन या उचित वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा ही नहीं है। पुलिसकर्मियों की कमी, लगभग 21% पुलिसकर्मियों की कमी है। अत्यधिक तनाव और दबाव, आपसी संबंधी, आवास संबंधी असंतुष्टि आदि अन्य समस्याएं भी इनके समक्ष मौजूद हैं। अब समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। क्या सिफारिशें की हैं? पहला, अपराधों की जांच प्रक्रिया को कानून एवं व्यवस्था से अलग रखना चाहिए। जांच प्रक्रिया को कानून एवं व्यवस्था से अलग रखना चाहिए, इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही अपराधों की जांच में पुलिस को और अधिक स्वायत्तता मिल सकेगी। दूसरा, सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त अपराधों का तेजी से पता लगाने के लिए साइबर अपराध हॉट स्पॉट्स का नक्शा तैयार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा पुलिस थाना बनाना चाहिए जहां सभी पुलिसकर्मी महिला हों। इसके अलावा पुलिस बल में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। वर्तमान में कितना प्रतिनिधित्व है? 10.3% है। तो ये आंकड़े भी याद रखिएगा। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन प्रौद्योगिकी, फॉरेंसिक, बैलिस्टिक विज्ञान आदि पर प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में अपराधों से निपटने के लिए अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर राज्य के प्रयासों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे अन्य राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और आधुनिकीकरण में पिछड़े राज्यों पर दबाव बनाया जा सकेगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस योजना में के कई उद्देश्य जैसे राज्य पुलिस बलों को अत्याधुनिक तकनीकों से पर्याप्त रूप से लैस करना, दूसरा उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तीसरा इससे आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF पर राज्य सरकारों की निर्भरता में कमी होगी। आगे चलते हैं,
आगे बात कर लेते हैं धार्मिक मामलों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण अर्थात इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट ERPT पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए हुआ क्या है कि हाल ही में कर्नाटक में कुछ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों ने हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसके कारण धार्मिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में इस प्रशिक्षण पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। ERPT अर्थात आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण सिद्धांत जो है उच्चतम न्यायालय ने शिरूर मठ मामले, किसमें ध्यान रखिए किस मामले में आया है, शिरूर मठ मामले जो कि 1954 का था, इसमें प्रस्तुत किया था। न्यायालय के अनुसार यह सिद्धांत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा पर केंद्रित है जो धर्म के लिए आवश्यक है और अभिन्न है। न्यायालय ने कहा कि धर्म शब्द एक धर्म के लिए अभिन्न सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल करता है, साथ ही धर्म ही अपनी आवश्यक और गैर आवश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक प्रथाओं को अलग करने का प्रयास किया है। देखिए वर्ष 1983 में 1983 में उच्चतम न्यायालय ने तांडव को आनंद मार्गी संप्रदाय के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसी प्रकार से सबरीमाला मामले जो कि वर्ष 2018 का मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस ERPT अर्थात आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण की आलोचना भी की जाती है। इस सिद्धांत द्वारा न्यायालय ने एक ऐसे क्षेत्र में जाने का प्रयास किया है जो उसकी अधिकारिता से परे है। यह सिद्धांत न्यायाधीशों को विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रश्नों पर निर्णय देने की शक्ति देता है। इस आधार पर आलोचना होती। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वायत्ता प्रदान की गई है। आवश्यक परीक्षण व्यक्ति की उस स्वायत्ता का अतिक्रमण करता है। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान को भेजेगा। कहां भेजेगा? अफगानिस्तान को। ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र समूह का एक सदस्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह संघर्ष, आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उबरने में लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सहायता प्रदान करता है। इसके कार्यों को पूर्ण रूप से सरकारों, संस्थाओं, निगमों और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट याद रखिएगा। भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सब्सिडी आधारित खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं ई-रूपी के बारे में। तो RBI ने ई-रूपी वाउचर पर ऊपरी सीमा को 10,000 से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए प्रति वाउचर कर दिया है। साथ ही एक वाउचर को पूरी तरह से भुनाने तथा रिडीम जाने तक इसके कई बार उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। दूसरा, ई-रूपी एक डिजिटल वाउचर है। इसे लाभार्थी अपने फोन पर ही SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त करता है। यह दान, कॉर्पोरेट उपहार वाउचर आदि जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए नकदी रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब जैसे एक मोबाइल में गूगल पे या फोन पे इत्यादि नहीं है, तो ये डिजिटल भुगतान ऐप है, तो भी इससे आप अपना भुगतान भुनाने की अनुमति इसको प्रदान की गई है। इसके लिए लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह साधारण फीचर वाले फोन पर भी कार्य करता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने शुरू किया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसके बारे में बात करें तो NAAC ने कुछ संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने एक शैक्षणिक वर्ष भी पूरा कर लिया है वह अंतिम मान्यता या एक्रीडिटेशन प्रत्यायन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वर्तमान में केवल वह उच्चतर शिक्षा संस्थान ही NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैच स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। NAAC की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन, उनकी शासी संरचना, शिक्षण और अधिगम, अनुसंधान आदि सहित कई अन्य मानदंडों के आधार पर करता है। NAAC संस्थानों को A++ से लेकर के C तक ग्रेड प्रदान करता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। ध्यान रखिएगा, D ग्रेड का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है।
क्योंकि ये A++ से लेकर के C तक ही ग्रेड प्रदान करता है। आगे चलते हैं। EOS-04 भू पर्यवेक्षण उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 के बारे में। तो यह जो EOS-04 है को एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसका नाम क्या था, PSLV C-52, नाम याद रखिएगा, यहां पे नहीं दिया गया है, PSLV C-52 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह एक राडार इमेजिंग उपग्रह है। यह सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाली छवि प्रदान करने में सक्षम है। EOS-04 भू पर्यवेक्षण उपग्रहों की श्रृंखला में चौथा उपग्रह है। इसका उपयोग कृषि, वानिकी, बाढ़ मानचित्रण, मृदा की नमी और जल विज्ञान संबंधी छवियों को कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। EOS की पूर्ववर्ती श्रृंखला में जो इससे पहले लॉन्च किए गए थे, तो उसमें कार्टोसैट, ओशन सेट, रिसोर्स सेट और स्कैट सेट आदि उपग्रह शामिल हैं। अब ये सभी नई EOS श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं। आगे चलते हैं मेटा मटेरियल के बारे में। तो मेटा मटेरियल क्या है? ये कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ हैं। इनका प्रकाश, ध्वनि और कई अन्य भौतिक घटनाओं को नियंत्रित करने तथा उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेटा मटेरियल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसके गुण उसकी भौतिक संरचना से प्राप्त होते हैं, न कि उस घटक सामग्री के आंतरिक गुणों से जिससे मेटा मटेरियल का निर्माण हुआ है। हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरीगेमी मेटा मटेरियल्स का एक विशेष वर्ग विकसित किया है। तो ध्यान रखिए, किसने? IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। इसका उपयोग आघात को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। ओरीगेमी पेपर फोल्डिंग की जापानी कला है। शोधकर्ताओं ने इस कला और अपनी पसंद की सामग्री को मिश्रित करके वांछित गुण प्राप्त करने के लिए इसे फोल्ड कर दिया था। आगे बात करते हैं देविका नदी के बारे में। देविका नदी कायाकल्प परियोजना के जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे देविका नगरी के रूप में भी जाना जाता है। देविका नदी है कहां पे? तो देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पहाड़ी पर स्थित शुद्ध महादेव या शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। तो ध्यान रखिए, कहां की नदी है? जम्मू कश्मीर की। यह नदी वर्तमान में अपनी रेतीली सतह के साथ पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, की ओर बहती है और यहां पर यह रावी नदी से मिल जाती है। देविका नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है और हिंदू धर्म में इसे गंगा नदी की बहन के रूप में सम्मान दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में, जिनका जन्म 1707 में हुआ था और 1763 में इनकी मृत्यु होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वे भरतपुर राजवंश के शासक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के विभिन्न गुटों को एकजुट किया था। उन्होंने किसानों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना था। किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने कई सुधार कार्य किए। इनके मूल्य क्या थे? तो महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, धर्मनिरपेक्ष व कुशल पर्यवेक्षक थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय, नस्लीय भेदभाव, अंधविश्वासी और बनावटी समूहों का विरोध किया था। रानी अंबिका चौटा के बारे में बात करें, इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1525 से 1570 तक। 1525 पैदा होती है, 1570 में इनका देहांत होता है। सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक जारी की। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इस पुस्तक में रानी अंबिका की वीरता की कहानियों का वर्णन किया गया है। उल्लाल की रानी अंबिका चौटा राजवंश से संबंधित थी। चौटा राजवंश ने कर्नाटक के कुछ तटीय हिस्सों पर शासन किया था। इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुर्तगालियों से संघर्ष किया था और उन्हें अनेक बार पराजित किया था। इनके मूल्यों में उनमें पराक्रम, अदम्य साहस और वीरता जैसे गुण विद्यमान थे। अब बात कर लेते हैं चर्चित स्थलों में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है? पालीकीर है। राजनीतिक मानचित्र आप यहां पे देख सकते हैं। यह है आपका माइक्रोनेशिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। अमेरिका के साथ स्वतंत्र रूप से संबद्ध एक संप्रभु द्वीपीय राष्ट्र है। समुद्री सीमावर्ती देश देखें तो इसमें आपका मार्शल द्वीप, इसमें मार्शल लैंड्स है, आइसलैंड, पलाऊ है, इसमें पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है यहाँ पे, और गुआमा, ये इसके समुद्री सीमावर्ती देश हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भूभाग की बात करें तो यहाँ पर उच्च पर्वतीय द्वीपों से लेकर के निचले प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं और यहाँ ज्वालामुखी आधार शैल वल्केनिक आउटक्रॉपिंग भी देखने को मिलती है। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है और उच्चतम बिंदु डोलो हमवार है। सोलोमन द्वीप की बात करें, इसकी राजधानी होनियारा है। क्या है? होनियारा है। ये आप यहाँ पे सोलोमन आइसलैंड को देख सकते हैं, आइलैंड को।
अमेरिका का लक्ष्य सोलोमन द्वीप समूह में दूतावास स्थापित कर चीन के प्रभाव को संतुलित करना है। इसका राजनीतिक मानचित्र देखेंगे यदि आप यहाँ पे, तो यह कहाँ स्थित है, तो देखिए ये पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम, ये पूरा दक्षिण पश्चिम महासागर है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 6 प्रमुख द्वीप और कई छोटे द्वीपों, एटोल एवं प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका जो भूभाग है यह मुख्य रूप से पहाड़ों और वनों से आच्छादित है, हालांकि यहाँ कुछ विस्तृत मैदान भी पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और यहाँ की सबसे लंबी नदी लुंगा नदी है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।